दोस्तों, सभी को नमस्कार। वेलकम टू द टेक्नो लीगल। हमने अपने लास्ट लेक्चर में यह देखा कि पेटेंट एजेंट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए हमारी स्ट्रेटजी और प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। अब हम उसे आगे बढ़ाते हैं। हम जानते हैं कि पेटेंट एजेंट एग्ज़ाम के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पेटेंट एक्ट एंड रूल्स, डिज़ाइन एक्ट एंड रूल्स और कॉमन मैटर रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अच्छे से समझना होगा। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि पेटेंट एक्ट 1970 आया कहाँ से और यह है क्या। देखो, जब बिल पार्लियामेंट में पेश होता है और पास हो जाता है तो वह एक्ट बन जाता है। इंडिया में बिफोर इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स का इंडियन पेटेंट एंड डिज़ाइन एक्ट 1911 चलता आ रहा था। 1950 में देश के आज़ाद होने के बाद जस्टिस बख्शी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए। फिर आता है 1959। जस्टिस अयंगर कमेटी अपनी रिपोर्ट को सबमिट करती है और चले आ रहे एक्ट में कुछ चेंजेस को रिकमेंड करती है। 1965 में बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन वह लैप्स हो जाता है। 1967 में अगेन बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि पार्लियामेंट में 1970 में फाइनली पास हो जाता है। 1972 में पेटेंट एक्ट 1970 विथ रूल्स पब्लिश किया जाता है और इसी के साथ यह फोर्स में आ जाता है। अब समझते हैं पेटेंट एक्ट एंड रूल्स को। करंटली पेटेंट एक्ट में 163 सेक्शंस हैं और पेटेंट रूल्स में 139 रूल्स हैं। 163 सेक्शंस को 23 डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर लिखा गया है तथा 139 रूल्स को 16 डिफरेंट चैप्टर्स के अंतर्गत लिखा गया है। समय के साथ साथ वर्तमान नीड्स को देखते हुए इसमें कई सारे अमेंडमेंट्स या संशोधन भी हुए हैं, जिनमें से मेजर अमेंडमेंट्स कुछ इस प्रकार से हैं। अब समझते हैं कि पेटेंट एक्ट और रूल्स में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट इज़ दैट पेटेंट एक्ट को पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है, जबकि रूल्स को सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। पेटेंट एक्ट प्राइमरी लेजिस्लेशन है, जबकि रूल्स पेटेंट एक्ट के द्वारा ही पावर पाते हैं। एक्ट प्रिंसिपल या फ्रेमवर्क पर फोकस्ड होते हैं, जबकि रूल्स डिटेल्ड प्रोसीजर एंड रेगुलेशंस के बारे में बताते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे न्यू पब्लिश्ड अमेंडमेंट रूल्स में पेटेंट एक्ट के सेक्शन 159 को रेफ़र किया गया है। जब आप पेटेंट एक्ट को पढ़ेंगे तो कहीं कहीं पर ऐसे टर्म्स आते हैं जैसे कि एस पीरियड, एस में बी प्रिस्क्राइब्ड, एस में बी प्रिस्क्राइब्ड, विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। तो वो बेसिकली हमें रूल्स को रेफ़र करने के लिए ही होते हैं। अभी हाल में यही जन विश्वास बिल को भी पास किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, जिसके अनुसार बहुत से सेक्शंस को अमेंड करके डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। यानी कि अब क्रिमिनल वाली सजाएं नहीं होंगी, लाइक इम्प्रिजनमेंट। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यह समझनी है कि पेटेंट एक्ट की इम्पोर्टेंस रूल्स से कहीं ज़्यादा है, इसलिए हम एक्ट को पढ़ेंगे पहले तथा उसके साथ साथ ही रूल्स को समझते जाएंगे। अगर हम पेटेंट एक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आता है टाइटल, जो कि कहता है एन एक्ट टू अमेंड एंड कंसोलिडेट द लॉ रिलेटेड टू पेटेंट्स। इसमें दो वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, अमेंड एंड कंसोलिडेट। अमेंडमेंट का अर्थ होता है अगर एग्जिस्टिंग लॉ में कोई नया प्रोविज़न ऐड किया जाए या किसी एग्जिस्टिंग लॉ को मॉडिफाई किया जाए या रिपील कर दिया जाए, जबकि कंसोलिडेट का मतलब होता है कि डिफरेंट लॉ को एक साथ लाकर एक ही सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन को बनाना। इस तरह से यह एक्ट एग्जिस्टिंग लॉज में चेंजेस लाकर तथा डिफरेंट लॉज को कंसोलिडेट करके एक सिंगल एक्ट पेटेंट एक्ट 1970 बनाता है। अब हम वेरियस चैप्टर्स के अंतर्गत आने वाले डिफरेंट सेक्शंस को पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है प्रिलिमिनरी, जो कि 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। पहला सेक्शन क्या है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। एज द नेम सजेस्ट, इसके सब सेक्शन भी इसके अकॉर्डिंग ही हैं। शॉर्ट टाइटल, द एक्ट मे बी कॉल्ड पेटेंट एक्ट 1970। एक्सटेंट, इट एक्सटेंड्स टू होल्ड ऑफ इंडिया। यहाँ पर एक्सटेंट को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ लॉस स्पेसिफिक टेरिटरी के लिए होते हैं, लेकिन पेटेंट एक्ट का एक्सटेंट होल ऑफ इंडिया के लिए है, यानी कि पूरे भारत के लिए, सभी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के लिए। कमेंसमेंट, इट शैल कम इनटू द फोर्स ऑन सच अ डेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट। यह उस दिन से फोर्स में आ जाएगा जिसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के द्वारा, प्रोवाइडेड दैट different dates may be appointed for the different provisions of this act and any reference in any
provision to the commencement of this act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision। मतलब डिफरेंट प्रोविजंस के लिए डिफरेंट डेट्स हो सकती है एंड इस एक्ट के स्टार्ट होने को उस प्रोविजन के प्रभाव में आने के संदर्भ में समझा जाएगा। अगर हम इसे ब्रेक डाउन करके समझें तो ये 3 बातों का जवाब देता है। व्हेन द एक्ट बिकेम इफेक्टिव, या उस दिन से फोर्स में आ जाएगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करके नोटिफाई करेगी तब। सेकेंडली, डिफरेंट स्टार्ट डेट फॉर डिफरेंट पार्ट। थर्डली, अंडरस्टैंडिंग द स्टार्ट डेट वेयर एक्ट मेंशंस स्टार्ट डेट, इट शुड बी अंडरस्टूड एज द डेट व्हेन द पार्टिकुलर सेक्शन बिगिंस टू अप्लाई, नॉट एक्ट एज अ होल। इसके लैंग्वेज में शैल इसलिए लिखा है क्योंकि ये आया 1970 में था और 1972 में फोर्स में आया, तो इसे समझ लेना है। चैप्टर 1 के ही दूसरे सेक्शन डेफिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन को अब हम समझते हैं। किसी भी अन्य एक्ट की तरह ही डेफिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन में की टर्म्स की डेफिनेशन दी हुई है। देखो, जिन टर्म्स का पेटेंट एक्ट में यूज़ हुआ है उनकी या तो नॉर्मल मीनिंग हो सकती है, जैसे कि कहीं सिर्फ इंडिया लिखा है तो पूरा इंडिया या नॉर्मल मीनिंग। सेकेंडली, कुछ की डेफिनेशन सेक्शन में दी गई है तो उनकी मीनिंग वही होगी जो यहाँ पर सेक्शन 2 में दी है। थर्डली, कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिनकी डेफिनेशन सेक्शन में तो नहीं दी है, यानी कि सेक्शन 2 में तो नहीं दी है, बट किसी अन्य सेक्शन को रेफर किया गया है। फोर्थली, कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिनकी डेफिनेशन का रेफरेंस किसी अन्य एक्ट में दिया गया है। आइए अब हम इन्हें समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 सेज इन दिस एक्ट अनलेस कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। बेसिकली ये यहाँ पर इसलिए दिया गया है कि अगर कोई स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ना दिया हो तो यहाँ पर प्रोवाइडेड डेफिनेशन पूरे एक्ट पर अप्लाई होगी। चलो अब डेफिनेशंस को देखते हैं। ए में कहता है एफिलिएटेड बोर्ड मीन्स एफिलिएटेड बोर्ड रेफर्ड टू इन सेक्शन 116। दोस्तों, करंटली एफिलिएटेड बोर्ड को रिमूव कर दिया गया है। पहले कंट्रोलर के दिए किसी भी फैसले को IPAB या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एफिलिएटेड बोर्ड में चैलेंज किया जा सकता था, लेकिन अब नहीं किया जा सकता है। अब हाई कोर्ट में IPD या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिवीज़न बना दी गई है, वहीं पर किया जा सकता है। सबसेक्शन 1AB सेज असाइनी इंक्लूड्स असाइनी ऑफ द असाइनी एंड द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड असाइनी एंड रेफरेंसेस टू द असाइनी ऑफ एनी पर्सन इंक्लूड रेफरेंसेस टू द असाइनी ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव और असाइनी ऑफ दैट पर्सन। चलिए अब इसे ब्रेक डाउन करके समझते हैं। असाइनी इंक्लूड्स एन असाइनी ऑफ द असाइनी, मतलब अगर कोई पेटेंट ओनर यह व्यक्ति इस पेटेंट को किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र करता है, लेट्स अज्यूम फर्स्ट असाइनी, एंड अगेन फर्स्ट असाइनी पेटेंट को किसी दूसरे अन्य व्यक्ति सेकंड असाइनी को ट्रांसफ़र करता है, तो बोथ फर्स्ट असाइनी एंड सेकंड असाइनी विल बी टर्म्ड एज असाइनी। जनरली पेटेंट ओनर कोई साइंटिस्ट होता है जो कि किसी कंपनी को पेटेंट राइट्स असाइन करता है। वह कंपनी और किसी कंपनी को या फिर अपनी ही किसी सब्सिडरी कंपनी को पेटेंट राइट्स को ट्रांसफ़र करती है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज असाइनी, मान लीजिए ये एक पेटेंट की असाइनी है और अनफॉर्चुनेटली इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी असाइनी माना जाएगा। रेफरेंसेस टू द असाइनी ऑफ एनी पर्सन इंक्लूड रेफरेंसेस टू द असाइनी ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव और असाइनी ऑफ दैट पर्सन, मतलब law refers assignee of any person, it includes any subsequent assignee and assignee of legal representative. Next one is ABA, which says Budapest Treaty means Budapest Treaty on international recognition of deposits of microorganism for the purpose of patent procedure done at Budapest on 28th of April 1977 as amended and modified from time to time. देखो, जो इन्वेंशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होती है उन्हें जनरली राइटिंग में डिस्क्राइब करना बहुत कठिन होता है। इसके समाधान के लिए बुडापेस्ट ट्रीटी लाई गई, जिसके अंतर्गत आप सैंपल्स को IDA या इंटरनेशनल डिपॉजिटरी अथॉरिटी में जमा कर सकते हैं। ऐसा करने से इस डिपॉजिट को लगातार मल्टीपल कंट्रीज़ में एज अ प्रूफ मान लिया जाएगा। ऐसा करना बेसिकली पेटेंट के प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करता है। इसमें सिंपली इस ट्रीटी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट वन इज CA, कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इन रिलेशन टू द इन्वेंशन मीन्स दैट द इन्वेंशन इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेड और यूज्ड इन द इंडस्ट्री, मतलब इसका
किसी इन्वेंशन को कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन तब माना जाएगा जब या तो वे इंडस्ट्री में बनाई जा सकें या इंडस्ट्री में यूज़ की जा सकें। यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है, मेड और यूज्ड के बीच में और का यूज़ किया गया है, जो कि यह बताता है कि दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया का फुलफिल होना जरूरी है, ना कि दोनों का। कैपेबल ऑफ बीइंग मेड का एग्जांपल हो सकता है मशीन या केमिकल कंपोजिशन को बनाना। कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड का एग्जांपल हो सकता है किसी प्रोसेस का यूज़ करना। नेक्स्ट वन इज़ बी, कंट्रोलर मीन्स कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क्स रेफर्ड टू इन सेक्शन 73। इसको सेक्शन 73 में देखेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए, कंट्रोलर मीन्स कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क्स। नेक्स्ट वन इज सी, कन्वेंशन एप्लीकेशन मीन्स एन एप्लीकेशन फॉर द पेटेंट मेड बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 135। सेक्शन 135 को हम बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ इतना समझते हैं कि कन्वेंशन एप्लीकेशन होती क्या है। देखो, अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ में पेटेंट को अप्लाई करना चाहते हैं तो दो तरीके से जा सकते हैं। एक तो है कन्वेंशन एप्लीकेशन और दूसरा है पीसीटी रूट। कन्वेंशन एप्लीकेशन के थ्रू फॉरेन कंट्री में फ़ाइल करने के लिए 12 महीने का वक्त लगता है। आपने अपनी कंट्री में एप्लीकेशन फ़ाइल की और 12 महीने के अंदर ही डिज़ायर्ड कंट्री में एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी तो कन्वेंशन रूट आपके लिए ठीक होगा। लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा समय चाहिए तो पीसीटी रूट के थ्रू जाना होगा, जिसमें अपनी कंट्री में एप्लीकेशन फ़ाइल करने के 12 मंथ्स के अंदर आपको पीसीटी एप्लीकेशन फ़ाइल करनी होती है, जिससे आपको 31 मंथ का टाइम मिल जाता है फॉरेन कंट्री में नेशनल एप्लीकेशन फ़ाइल करने के लिए। यह आपके समय को एक तरह से एक्सटेंड कर देता है फॉरेन कंट्रीज़ में पेटेंट एप्लीकेशन को फ़ाइल करने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ डी, कन्वेंशन कंट्री मीन्स अ कंट्री और कंट्री which is a member of group of countries or a union of countries or a intergovernmental organization referred to as a convention country in section 133। अभी के लिए सिर्फ इतना समझता है, वो कंट्रीज या ग्रुप ऑफ कंट्रीज जिन्हें सेक्शन 133 में कन्वेंशन कंट्री माना जाता है वे कन्वेंशन कंट्री हैं। बाकी सेक्शन 133 में ही देखेंगे। नेक्स्ट वन इज ई, डिस्ट्रिक्ट कोड हैज़ द मीनिंग असाइंड टू द एक्सप्रेशन बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908-5908। डिस्ट्रिक्ट कोड हम सभी जानते हैं, हमारे यहाँ 3 प्रकार के कोड होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोड, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट वन इज एफ, एक्सक्लूसिव लाइसेंस मीन्स अ लाइसेंस फ्रॉम अ पेटेंटी विच कन्फर्स ऑन द लाइसेंसी और on the licensee and persons authorized by him to the exclusion of all other person including the patentee any right in respect of the patented invention and exclusive licensee shall be construed accordingly। एक्सक्लूसिव लाइसेंस का मतलब है एक लाइसेंस जिसको पेटेंटेड इन्वेंशन के रेस्पेक्ट में एक्सक्लूजन ऑफ ऑल अदर पर्सन इंक्लूडिंग पेटेंटी का राइट प्रदान करता है। या सरल भाषा में समझे तो पेटेंटी पेटेंट के सारे राइट्स को जब लाइसेंसी को दे देता है तो उसे एक्सक्लूसिव लाइसेंस कहते हैं। लेकिन वह लाइसेंस किसी एक व्यक्ति या एंटिटी को होना चाहिए, तभी वह एक्सक्लूसिव लाइसेंस होगा। अगर मल्टीपल एंटिटी या व्यक्तियों के लिए दिया गया है तो वह नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस हो जाएगा। चलिए पहले हम लाइसेंस को समझते हैं। लाइसेंस एक एग्रीमेंट होता है जो कि आईपी प्रोटेक्टेड या पेटेंटेड चीज़ों के यूज़ को सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ में अलाउ करता है। लाइसेंस 2 प्रकार के हो सकते हैं, एन एक्सक्लूसिव लाइसेंस और एन नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस। एक्सक्लूसिव लाइसेंस वो होता है जब किसी सिंगल पार्टी को पेटेंट के रिस्पेक्ट में राइट्स प्रदान किए जाते हैं, मतलब वह ही यूज़ मेक सेल कर सकता है। और नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस में पेटेंट के रिस्पेक्ट में बहुत सारी पार्टीज़ को या मोर देन वन पार्टीज़ को लाइसेंस प्रदान किया जाता है। जैसे कि अगर किसी पार्टी ए ने केवल बी पार्टी को लाइसेंस प्रदान किया है तो वह एक एक्सक्लूसिव लाइसेंस हुआ, क्योंकि केवल बी पार्टी उसका यूज़ कर सकती है। लेकिन वही अगर ए ने बी सी डी 3 पार्टीज़ को लाइसेंस दिया है तो वह एक नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस हुआ, क्योंकि बी सी डी पार्टी तीनों पार्टी उनका यूज़ कर सकती हैं। नेक्स्ट विल बी एच, एस जी इज़ ओमिटेड। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग मीन्स एनी इंडस्ट्रियल undertaking carried on by the Department of Government or by corporation established by central, provincial or state act which is owned or controlled by the government or by a government company as defined in section 617 of the Companies Act by an institution wholly or substantially financed by the government। इसमें बेसिकली गवर्नमेंट अंडरटेकिंग किसी माना जाएगा इस बारे में बताया गया है।
डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट को डायरेक्ट अगर है तो उसे गवर्नमेंट अंडरटेकिंग माना जाएगा। कॉरपोरेशन अगर कोई स्टेट एक्ट या सेंट्रल एक्ट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है तो उसे भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग माना जाएगा। और कोई अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो उसे भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग माना जाएगा। कोई इंस्टीट्यूशन अगर होली या सब्सटेंशियली गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है तो उसे भी एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ही माना जाएगा। नेक्स्ट वन इज हाई कोर्ट इन रिलेशन टू अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी मीन्स द हाई कोर्ट हैविंग टेरिटोरियल जुरिडिक्शन इन दैट स्टेट और यूनियन टेरिटरी एज द केस पे बी। हाई कोर्ट एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी में मेजॉरिटी एक ही होता है, तो हाई कोर्ट को उस जुरिडिक्शन के रिस्पेक्ट में देखा जाएगा। जैसे कि अगर दिल्ली की जुरिडिक्शन है तो दिल्ली का हाई कोर्ट। IAS इंटरनेशनल एप्लीकेशन मीन्स एन एप्लीकेशन फॉर पेटेंट मेड इन अकॉर्डेंस विद द पेटेंट कॉर्पोरेशन TT। अगर कोई एप्लीकेशन को PCT रूट के थ्रू ले जाया जा रहा है तो उसे हम इंटरनेशनल एप्लीकेशन कहेंगे। Next one is J. Invention means a new product or process involving an inventive step and capable of industrial application. सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसेक्शन है पूरे सेक्शन 2 का। इन्वेंशन को कहता है कि अगर कोई न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस है उसमें इन्वेंटिव स्टेप है और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, तो ये 3 क्राइटेरिया उसने दे दिए एक इन्वेंशन के लिए। क्या सबसे पहला, एक या तो न्यू प्रोडक्ट भी या फिर प्रोसेस होनी चाहिए, उसमें इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए और कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए, तभी उसे हम एक इन्वेंशन कहेंगे। नेक्स्ट इज JA. इन्वेंटिव स्टेप मीन्स अ फीचर ऑफ एन इन्वेंशन दैट इन्वॉल्व टेक्निकल एडवांस एज कम्पेयर टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज और हैविंग इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस और बोथ एंड दैट मेक्स द इन्वेंशन नॉट ऑब्वियस टू अ पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट। मतलब इन्वेंटिव स्टेप के लिए या तो टेक्निकल एडवांस हो या फिर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंट हो या तो दोनों हो, और इन दोनों के होने से इन्वेंशन पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट के लिए नॉन ऑब्वियस हो जाए, तो हम कहेंगे कि उस इन्वेंशन में इन्वेंटिव स्टेप है। इस तरह से सेक्शन J में पेटेंट को ऑब्टेन करने के लिए 3 क्राइटेरियाज बताए गए। फर्स्ट इज न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस और नोवेल्टी, सेकंड इज इन्वेंटिव स्टेप, थर्ड इज कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ये हुए 3 क्राइटेरिया। वहीं JA में इन्वेंटिव स्टेप के लिए 2 क्राइटेरिया बता दिए, टेक्निकल एडवांसमेंट और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। सेक्शन J एंड JA पूरे डेफिनेशन सेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट सबसेक्शंस हैं। K says legal representative means a person who in law represents state of a deceased person. ऐसा पर्सन जिसकी डेथ हो चुकी है उसे इन लॉ जो रिप्रेजेंट करता है वो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट वन इज L. New invention means any invention or technology which has not been anticipated by publication in any document or used in the country or elsewhere in the world before the date of filing of patent application with complete specification, that is the subject matter has not been fallen in public domain or that it does not form part of state of art। मतलब अगर कोई इन्वेंशन पेटेंट एप्लीकेशन के फाइल होने से पहले किसी पब्लिकेशन के द्वारा इंडिया में या फिर वर्ल्ड में कोई भी पब्लिकेशन के द्वारा एंटिसिपेट नहीं की जा सकती है तो उसे हम न्यू इन्वेंशन कहेंगे। That does mean the patent subject matter has not fallen in public domain or it does not form part of state of art or prior art. LA says opposition board means an opposition board constituted under subsection 3 of section 25. Section 25 post grant and pre grant opposition के बारे में बात करता है। जब कोई पोस्ट ग्रांट अपोजिशन फाइल होती है तो अ बोर्ड नोन एज अपोजिशन बोर्ड बनाया जाता है कंट्रोलर के द्वारा, और वह अपोजिशन बोर्ड पेटेंट का फर्दर एग्जामिनेशन करता है, पर उसी अपोजिशन बोर्ड के बारे में रेफर किया गया है। नेक्स्ट वन M सेज पेटेंट मीन्स अ पेटेंट फॉर एनी इन्वेंशन ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट। मतलब इस एक्ट के अंतर्गत जो भी पेटेंट ग्रांट होगा उसे हम पेटेंट कहेंगे। N says patent agent means a person for time being registered under this act as patent agent। मतलब इस पेटेंट एक्ट के अंतर्गत जो भी पेटेंट एजेंट रजिस्टर्ड है उसे हम पेटेंट एजेंट कहेंगे। यानी कि केवल और केवल पेटेंट एजेंट का एग्जाम ही क्वालिफाई नहीं करना है बल्कि हमें रजिस्ट्रेशन भी करना है जिसके द्वारा हम एक रजिस्टर्ड पेटेंट एजेंट बन पाएंगे। नेक्स्ट वन इज O says patented article and patented process means respectively an article or process in respect of which a patent is in force। मतलब किसी आर्टिकल के रिस्पेक्ट में अगर पेटेंट इन फोर्स है
तो उसे हम पेटेंटेड आर्टिकल या पेटेंटेड प्रोसेस कहेंगे। अब कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो वेरियस पेटेंट के द्वारा एक प्रोडक्ट बनता है, और कई ऐसी चीज़ें होती हैं, कई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक पेटेंट से बहुत सारे प्रोडक्ट निकलते हैं। तो ये चीज़ हमें समझ के रखनी है कि ऐसा नहीं है कि 3-4 पेटेंट मिलके एक प्रोडक्ट के लिए नहीं हो सकते हैं, या एक पेटेंट 3-4 प्रोडक्ट के लिए नहीं हो सकता है। Next, OA says Patent Cooperation Treaty means the Patent Cooperation Treaty done at Washington on 90th of the June 1970 as amended and modified from time to time। मतलब जो पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी वाशिंगटन में 90th ऑफ जून 1970 को साइन हुई थी, उसे हम पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी कहते हैं, और वो टाइम टू टाइम मॉडिफाइड एंड अमेंड होती रहती है। नेक्स्ट वन इज पी। पेटेंटी मीन्स द पर्सन for the time being entered on the register as grantee or proprietor of the patent। मतलब पेटेंटी किसको कहेंगे? पेटेंटी कहेंगे हम या तो ग्रांटी को और प्रोप्राइटर को। ग्रांटी का मतलब जिसे पेटेंट ग्रांट हुआ, और प्रोप्राइटर का मतलब है जो करंट ओनर ऑफ द पेटेंट है, यानी कि करंट ओनर ऑफ द पेटेंट और ग्रांटी दोनों को हम पेटेंटी कहेंगे। नेक्स्ट वन इज क्यू। पेटेंट ऑफ एडिशन मीन्स अ पेटेंट ग्रांटेड इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 54। देखो होता क्या है कि कई बार हमने इन्वेंशन कर लिया और पेटेंट ग्रांट करा लिया, लेकिन हमने आगे जब उसमें फर्दर रिसर्च किया तो हमें पता चला कि हम इस पेटेंट में ये चीज़ और अच्छी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि अब हमारा खुद का पेटेंट हमारे लिए पैरा आर्ट बन चुका है, तो हमें इसको पेटेंट में ग्रांट कराने में दिक्कत होगी। तो हम क्या करते हैं, हम उसको एज अ पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल कर देते हैं। तो ये उसी पेटेंट ऑफ एडिशन के बारे में बता रहा है, जिसको हम सेक्शन 54 में डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन, आर सेज पेटेंट ऑफिस मीन्स द पेटेंट ऑफिस रेफर टू इन सेक्शन 74। सेक्शन 74 में और ध्यान से देखेंगे, अभी तक के लिए केवल ये समझना है कि पेटेंट ऑफिस हमारे यहाँ इंडिया में 4 हैं, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली। कोलकाता पेटेंट के लिए हेड ऑफिस है, चेन्नई जीआई के लिए, मुंबई ट्रेडमार्क के लिए, और दिल्ली कॉपीराइट के लिए। नाउ कम्स एस विच सेज पर्सन इंक्लूड्स गवर्नमेंट, एंड टी सेज पर्सन इंटरेस्टेड इंक्लूड्स अ पर्सन इंगेज्ड इन और in promoting research in the same field as that to which the invention relates। अब पर्सन और पर्सन इंटरेस्टेड को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम सेक्शन 25 में देखेंगे कि प्री ग्रांट और पोस्ट ग्रांट अपोजिशन क्या होती है, तो उसमें पर्सन और पर्सन इंटरेस्टेड के लिए अलग अलग से टर्म्स होंगे। पर्सन को अभी हमें ये समझना है कि पर्सन वो है जो गवर्नमेंट को भी इंक्लूड करता है। मतलब पर्सन तो है ही, बट गवर्नमेंट भी एक पर्सन है। वही पर्सन इंटरेस्टेड के लिए एक रिस्ट्रिक्शन है। क्या? पर्सन इंटरेस्टेड इंक्लूड्स अ पर्सन इंगेज्ड इन और इन प्रमोटिंग रिसर्च इन द सेम फील्ड एज दैट टू विच द इन्वेंशन रिलेट। मतलब जो इन्वेंशन है उस सेम फील्ड में उस पर्सन का इंगेज होना बहुत ज़रूरी है पर्सन इंटरेस्टेड होने के लिए। ऐसा लिखना इसके डेफिनेशन को बहुत ज़्यादा ब्रॉड कर देता है। जैसे कि पर्सन इंटरेस्टेड है तो अगर कोई फार्मास्यूटिकल इन्वेंशन है तो फार्मास्यूटिकल कंपनी तो पर्सन इंटरेस्टेड होगी ही होगी, बल्कि एक साइंटिस्ट जो कि उसमें रिसर्च कर रहा है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पे, वो भी पर्सन इंटरेस्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट, टीएस इज फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस मीन्स एनी न्यू एंटिटी इन्वॉल्विंग वन और मोर इन्वेंटिव स्टेप। न्यू एंटिटी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस के लिए क्या हो सकती है? कंपाउंड हो सकता है, कंपोजिशन होता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है 2 कंपाउंड्स का। तो ये इनमें अगर 1 और मोर इन्वेंटिव स्टेप्स है तो उसे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस कहेंगे। यूज इज प्रिस्क्राइब्ड मीन्स इन रिलेशन टू प्रोसीडिंग बिफोर हाई कोर्ट प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड बाय द हाई कोर्ट in relation to proceeding before the appellate board prescribed by rules made by the appellate board and in cases prescribed by the rules under this act। सिंपल सा मतलब है कि हाई कोर्ट के रिलेशन में जब प्रिस्क्राइब्ड का बात होगा तो हाई कोर्ट के रूल के लिए रेफर कर रहा है। प्रिस्क्राइब्ड का जब यूज़ अपीलेटेड बोर्ड के लिए होगा तो अपीलेटेड बोर्ड के द्वारा बनी रूल्स के लिए कह रहा है। अपीलेटेड बोर्ड फिलहाल अभी है नहीं। प्रिस्क्राइब्ड जब एक्ट में यूज़ हो रहा है, एक्ट के रेफरेंस में यूज़ हो रहा है, तो उसका मतलब होगा कि रूल्स को आपको रेफर करना है। वी सेज प्रिस्क्राइब्ड मैनर इंक्लूड्स द पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फी। मतलब अगर आपने फ़ी पे नहीं करी है तो ये नहीं माना जाएगा आपने प्रिस्क्राइब्ड मैनर में वो चीज़ की है, आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी फॉर क्वालिफाइंग एज अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर। नेक्स्ट, डब्ल्यू सेज प्रायोरिटी डेट हैज़ द मीनिंग असाइन टू इट इन सेक्शन 11। प्रायोरिटी डेट अभी के लिए इतना समझ लो कि अर्लीस्ट फाइलिंग डेट होती है, बाकी सेक्शन 11 में डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में।
नेक्स्ट एक्स सेज रजिस्टर मीन्स द रजिस्टर ऑफ पेटेंट रेफर टू इन सेक्शन 67। मतलब सिंपल सा वही जो रजिस्टर है पेटेंट का, जिसमें नेम और एड्रेस पेटेंट के जो होते हैं, बाकी जो असाइनमेंट एक्सटेंशन ये सब डिटेल्स जितनी सारी होती हैं वो रजिस्टर की जाती हैं। अभी के लिए जो रजिस्टर है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, तो उसी को यहाँ पर रेफ़र किया गया है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है बाई। इसमें कहता है कि ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर डज नॉट इंक्लूड आइदर द फर्स्ट इम्पोर्टर ऑफ द इन्वेंशन टू इनटू इंडिया और अ पर्सन टू होम एन इन्वेंशन इज फर्स्ट कम्युनिकेटेड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। मतलब दो को अब इसको समझना पड़ेगा कि इसको निगेटिव में लिखा गया है। ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर कौन कौन नहीं हो सकता है? फर्स्ट इम्पोर्टर ऑफ द इन्वेंशन टू इंडिया, जो फर्स्ट इम्पोर्टर इम्पोर्ट कर रहा है अगर कोई इन्वेंशन को केवल, तो वो हमारा ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर नहीं होगा। और वो पर्सन जिसको फर्स्ट इंडिया में कम्युनिकेट किया गया फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, वो भी फर्स्ट इन्वेंटर नहीं होगा। सिंपली ये इसलिए लिखा गया है कि ट्रू फर्स्ट इन्वेंटर होगा वही जिसको ऑल वर्ल्ड में जो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर है उस इन्वेंशन का पहले। नेक्स्ट इज सेक्शन 2 सबसेक्शन 2। In this act, unless the context otherwise requires any reference to the controller shall be construed as including a reference to any officer discharging the function of controller in pursuance of the section 73। मतलब कोई व्यक्ति अगर कंट्रोलर के काम को कर रहा है, उनके फंक्शन को डिस्चार्ज कर रहा है, तो उसे भी हम कंट्रोलर मानेंगे। और नेक्स्ट कहता है टू द पेटेंट ऑफिस शैल बी कंस्ट्रूड एज इंक्लूडिंग a reference to any branch from any branch of the patent office। जिसका मतलब है कि पेटेंट कार्यालय को केवल उसके मुख्य कार्यालय के संदर्भ में नहीं समझा जाएगा, बल्कि सारे जो ब्रांच ऑफिस हैं उन्हें भी पेटेंट ऑफिस की तरह ही माना जाएगा। आई होप दिस लेक्चर वॉज हेल्पफुल टू यू। प्लीज़ पुट योर क्वेरीज एंड सजेशन इन द कमेंट सेक्शन, एंड एट लास्ट मे द ग्रेस ऑफ गॉड shower upon you।